नमस्कार, मैं नरेंद्र भदौरिया, डायरेक्टर ऑफ समीक्षा इंस्टीट्यूट। एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षा का प्रोसेस प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें कई विषयों के एग्जाम हो चुके हैं और इनमें से अधिकांश विषय के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो जो छात्र यानी कि आपके लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं, अब उनके सामने एक बहुत बड़ी एक चुनौती है, वो है आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू। क्योंकि आपका इस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का है, 100 नंबर का है। तो इस 100 मार्क्स के इंटरव्यू में देखा जाता है कि बोर्ड के द्वारा जो मार्क्स दिए जाते हैं उसमें कई बार बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको 50 नंबर दे दिए जाए साक्षात्कार में, और दूसरा ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको इंटरव्यू में 90 और 95 मार्क्स भी 100 में से दे दिए जाए। तो आपको यानी कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, इंटरव्यू में यानी कि क्या हम तैयारी करें जिससे कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ सके। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना जो डेफ है यानी कि अनुप्रमाण पत्र जो आपने लोक सेवा आयोग के पास भेजा है, उसी को बहुत अच्छे तरह से तैयार कर लें। अब उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इन बेसिक क्वेश्चंस के आप आंसर कैसे तैयार करें, तो इसके लिए हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नों के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आप अपना परिचय दें, आप अपने बारे में बताएं। आप जब साक्षात्कार बोर्ड के सामने जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जैसे ही आप बैठते हैं, तो कई बार अधिकांशतः यानी कि एक ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि आप अपने बारे में बताएं या आप अपना परिचय दें। तो ये एक साधारण सा प्रश्न है, आप ही के बारे में है, आपसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, आप अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड का अपना परिचय में क्या क्या शामिल करेंगे, या आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपना परिचय देते समय किन बातों को शामिल करना चाहिए। क्योंकि आपको तो सब कुछ पता है, तो आप बहुत सारा यानी कि परिचय देते चले जाएंगे क्या, 2-4 मिनट तक आपका परिचय खत्म नहीं हुआ क्या। तो आप ये ध्यान रखें कि उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातों को ही शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप अपना जब परिचय देते हैं तो आप अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम ये है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें जो आती है आपकी शैक्षणिक योग्यता, तो इसमें किस किस बात को शामिल करना है वो हम देखते चले। सबसे पहले आपको अपना नाम शामिल करना है, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यताओं को शामिल करना है। शैक्षणिक योग्यता में किस किस चीज को शामिल करेंगे, तो आप यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 10th और 12th जो होती है उसके बारे में बताएंगे। तो 10th और 12th को बताने के बाद फिर आप ग्रेजुएशन को बताएंगे, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को बताएंगे, और यदि आपका हायर एजुकेशन में इससे भी ज्यादा है तो आपका जैसे एमफिल है या आपका पीएचडी है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको बताना। अब इनको बताते समय आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है, तो इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका 10th और 12th का एजुकेशन है, एक ही शहर से हुआ है और एक ही विद्यालय से हुआ है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि इस विद्यालय से और वो शहर का नाम जोड़ते हुए आप अपना बता देंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि साहब मैंने स्नातक की परीक्षा या स्नातक मैंने इस महाविद्यालय से या इस कॉलेज से, और कॉलेज का नाम बताते हुए, और यानी कि आपको स्नातक में भी बता देंगे कि आपने बीए किया है या बीएससी किया है, बीकॉम किया है, वो क्लियर कट आप बता देंगे, या बी किया है या बीटेक किया है, जो भी आपने स्नातक किया है वो आप क्लियर बताएंगे कि मैंने बीएससी इस कॉलेज से इस शहर में से की है। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट के बेसिस पर आपने उस परीक्षा में शामिल हुए थे, लिखित परीक्षा में, जिसको आपने लिखित परीक्षा को पास किया है, तो वो आपका पीजी का सब्जेक्ट है, उस
पीजी के सब्जेक्ट के बारे में आप बताएंगे। किस महाविद्यालय से या किस विश्वविद्यालय से आपने किया है ये भी आप बताएंगे। और यदि एक से अधिक विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और यदि आपको लगता है कि दूसरे विषय में भी मेरी बहुत अच्छी जानकारी है तो उस विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन को भी आप अपने यानी कि परिचय में शामिल कर सकते हैं। फिर आपका यदि एमफिल हुआ है, क्योंकि एमफिल अब तो बंद हो चुका है, पहले एमफिल होता था, तो एमफिल का आपका टॉपिक क्या था और किस कॉलेज से किया है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद आपका पीएचडी का, तो पीएचडी यदि आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप बताएंगे मैंने यानी कि इस विषय पर शोध कार्य किया है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और यदि आपकी पीएचडी चल रही है तो वो आप बताएंगे। तो ये आपका शैक्षणिक योग्यता का पूरा यहां तक परिचय है। इसके बाद अगली बात इसमें क्या शामिल करेंगे कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको यह बताना है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार का आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जॉब है, चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का हो, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आप बोर्ड को बताएंगे कि मैं वर्तमान में इस पद पर और इस विभाग में काम कर रहा हूं। ये चीज आपको उसमें शामिल करना है। फिर आपका इंटरव्यू जो होता है वो आपके तीनों यानी कि टाइम पीरियड को बताता है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि आपका पास्ट में ये चीजें आ चुकी हैं, प्रेजेंट में आप ये बताएंगे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर विजन यानी कि आपको बताना है, यानी कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये चीज भी उसमें शामिल होनी चाहिए। तब जाकर के आपका कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन होगा कि जो आप उनको बताना चाहते हैं। चलिए, जैसे मैं एक किसी भी व्यक्ति का परिचय दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए वो कहता है कि मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर मुरैना से हुई है। इसके बाद मैंने बीएससी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर से किया है। इसके बाद मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातकोत्तर किया हुआ है और मैंने पीएचडी भी किया हुआ है। और वर्तमान में मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहना में गणित विषय के उच्च शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं और भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गणित विषय को पढ़ा करके अपने छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं और साथ ही अपने विषय में और अधिक शोध कार्य करना चाहता हूं। तो ये आपका इस तरह से एक पूरा परिचय होगा। ठीक है, तो ये आपके बारे में पूछा गया है कि आप अपना परिचय दें या अपने बारे में बताएं, तो इस तरीके से प्रश्न को आप इसका जवाब देना होगा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है या आपको इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन उनका ये बनता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल सभी से एक सामान्य सा प्रश्न है जो स्टूडेंट यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में जाएगा तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को पूछने का पर्पज क्या है, वो क्यों जानना चाहते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनना चाहते हैं तो बनने की आपकी चाहत क्या है, किस वजह से आप बनना चाहते हैं। तो वो आपका यानी कि देखना चाह रहे हैं कि आपकी किस बात को लेकर के प्राथमिकता है कि आप किस वजह से आ रहे हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि पूरी तरीके से ये आजीविका का प्रश्न हो, किसी के लिए आजीविका तो है लेकिन यानी कि आपका अपने विषय में और अच्छा यानी कि करना चाहते हैं और उच्च स्तर का यानी कि अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, शोध कार्य करना चाहते हैं। कुछ लोगों का और बड़ा विजन हो सकता है कि समाज में हम अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या हम राष्ट्र
सेवा में योगदान देना चाहते हैं, या आपका कोई पारिवारिक या कोई आपका परिचित का व्यक्ति है, उसको आपने देखा इसलिए आप उस प्रकार के बनना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सामान्य सा प्रश्न है तो सामान्य ही उत्तर इसका हो सकता है। तो इसमें आप अपने उत्तर में इस बात को शामिल कर सकते हैं कि मुझे यानी कि इस विषय में मैंने स्नातकोत्तर किया हुआ है और मैं इस विषय का और अधिक अध्ययन करना चाहता हूं और यानी कि अध्यापन कार्य करना चाहता हूं। इसके माध्यम से मैं छात्रों को मार्गदर्शन देकर के एक समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सकता हूं। साथ ही ये एक स्थायी आजीविका का साधन भी है, जिससे मेरे जीवन में स्थायित्व बना रहेगा। इन बातों को भी आप शामिल कर सकते हैं, या फिर आपका और भी कोई जवाब हो सकता है। ये कोई वो नहीं है, मैं कह रहा हूं इसी प्रकार का आपको आंसर देना है, मतलब और भी कोई वजह हो सकती है आपको यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जिस वजह से आप बनना चाहते हैं। उनमें से एक यानी कि उत्तर ये संभावित हो सकता है जो मैं आपको बताया कि कॉमन, जब आपको कोई भी आंसर नजर नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे सामान्यतः पूछा जा सकता है कि एक अच्छे सहायक प्राध्यापक में कौन से गुण होते हैं या होने चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जिस विषय को आप यानी कि पढ़ाने जा रहे हैं या जिस विषय से संबंधित आप यानी कि सहायक प्राध्यापक बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विषय का गहन अध्ययन एवं जानकारी, यानी कि आपकी अपनी विषय में बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। सिर्फ यानी कि उस विषय की जानकारी नहीं, बल्कि यानी कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ाने वाले हैं। तो वो व्यक्ति यानी कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत अच्छा यानी कि कैंडिडेट हो सकता है। दूसरा यानी कि क्या क्वालिटी होना चाहिए उसमें, आपका प्रभावी शिक्षण कार्य, यानी कि इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग कैसे होगी कि सबसे पहले उस व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, वो बहुत आपका स्पष्ट होना चाहिए। अपनी बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ में छात्रों के सामने रखने की उसकी स्किल होनी चाहिए, और साथ में उसके पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा डिफरेंट होना चाहिए कि बच्चे आपकी बात से यानी कि स्टूडेंट्स आपकी बात से क्या हो, आकर्षित हो, आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। आप कुछ इनके डिफरेंट इस टाइप के टूल्स या साधन को उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों के हितों एवं उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक, यानी कि आप टीचिंग किसकी करेंगे, आप यानी कि टीचिंग करेंगे स्टूडेंट्स की। आप स्टूडेंट के लिए टीचिंग करेंगे तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए आपको हर समय खड़ा रहना होगा। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्रकार की समस्याओं
से आपको अवगत होना पड़ेगा। फिर उनकी समस्याएं जो है, उनकी समस्याओं का समाधान भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद एक क्वालिटी और आपके अंदर होना चाहिए, प्रशासनिक कार्य में दक्ष होना चाहिए। मतलब जिस कॉलेज में आप यानी कि पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी यानी कि कार्यक्रम होते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो सरकार के द्वारा समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए या बहुत सारी जानकारियां हासिल करने के लिए यानी कि वहां कॉलेज स्तर पर जानकारी मांगी जाती है, तो उसके प्रति भी आप सजग होना चाहिए। तो ये सारी यानी कि एक अच्छे प्रोफेसर में क्वालिटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो यानी कि आपका एक रोल मॉडल स्टूडेंट के लिए बन सकता है। तो ये सारी बातों को आप इनके बता सकते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी असिस्टेंट प्रोफेसर में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि आपके अंदर कौन से गुण हैं जिनके कारण हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चुने। तो यहां पर आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है। वो यानी कि ऐसी पर्सनालिटी आपको बतानी है या अपनी पर्सनालिटी के वो मेरिट्स बताना है जो यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं या आपके चयन में सहायक हो सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि पहला जैसे आपने बता दिया कि विषय का ज्ञान। निश्चित तौर पर ये आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको विषय का अच्छा ज्ञान है और वो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि विषय का अच्छा ज्ञान है तभी तो आप लिखित परीक्षा पास करके आए हैं, तभी तो आप यानी कि साक्षात्कार में शामिल होने जा रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मुझे विषय का अच्छा ज्ञान है। फिर आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ही संवेदनशील हूं, जैसे आपने कहा। तो एक यानी कि प्रोफेसर को बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए। आपने कहा कि मैं बहुत अनुशासित हूं। निश्चित तौर पर एक यानी कि टीचर को क्या होना चाहिए, अनुशासित तो होना चाहिए। आपने कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल हूं, यानी कि आपका समय का पाबंद हूं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेसर जो है समय से सारा काम करे, समय से यानी कि क्लास लेने आए, समय से अपना सारा कार्य करे और छात्रों को भी समय दे। तो ये कुछ आप जो भी क्वालिटी बताएंगे, जैसे मान लें आपने कहा कि मेरे अंदर धैर्य बहुत है, पेशेंस है, तो पेशेंस की भी क्वालिटी हो सकती है कि अच्छी हो, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें यानी कि एक व्यक्ति को अपना पेशेंस दिखाना होता है कुछ जटिल परिस्थितियों में। तो ऐसे बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं जो आप बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बताया वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। फिर आपने जो भी अपना जवाब दिया, फिर उसके बाद आपसे यही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे कि ये आप बताएं कोई आप अपने जीवन का यानी कि कोई व्यवहारिक उदाहरण बताएं, प्रैक्टिकल आप अपना यानी कि एग्जाम्पल दें, जिससे मैं मान लूं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत पंक्चुअल हूं, तो ये आपको अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के माध्यम से बताना होगा कि आप कैसे पंक्चुअल हैं। आपने कहा कि मैं बहुत अनुशासित हूं, तो आपको बताना है। आपने कहा कि मैं कर्तव्य परायण हूं, तो आपको बताना है कि आप यानी कि किस तरीके से। तो जो भी बात आप कहने वाले हैं, उन सारी बातों को विद एग्जांपल आपको वहां एक्सप्लेन करना होगा, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि महाविद्यालय के स्तर पर कौन सी शिक्षण पद्धतियां होती हैं, आप इनमें से कौन सी अपनाते हैं। तो ये देखिए, वैसे बहुत सारी शिक्षण पद्धतियां होती हैं आपके शिक्षण की, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम दो बातों को ले सकते हैं। एक जो शिक्षण पद्धति होती है वो आपका यानी कि शिक्षक केंद्रित होती है और दूसरी आपकी छात्र केंद्रित होती है। तो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण पद्धति होती है उसमें अधिकांश यानी कि संवाद होता है, लेक्चर दिया जाता है, व्याख्यान दिया जाता है और उसमें यानी कि छात्र सुनते हैं। ये शिक्षण पद्धति तब उपयोगी होती है
जब किसी विषय पर यानी कि किसी प्रारंभिक ज्ञान को छात्रों को देना होता है, तो इसमें यानी कि आपका जो टीचर होता है वो अपने ज्ञान को बहुत ही आसान तरीके से और लंबे यानी कि एक प्रोसेस में व्याख्यान के तौर पर समझाता है। तो अधिकांशतः ये वन वे प्रोसेस होता है। ये यानी कि शिक्षण पद्धति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए इस पद्धति का उपयोग शिक्षक जरूर करते हैं। दूसरी जो आपकी होती है छात्र केंद्रित, स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी कि आपका जो होता है टीचिंग मेथड, ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो होता है एक्टिव मोड में रहता है। स्टूडेंट यानी कि आपका क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है पूरा उस टीचिंग मेथड में। यहाँ पर टीचर जो होता है वो एक गाइड की भूमिका में होता है, मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, शिक्षण गतिविधियां होती हैं, उनमें आपका जैसे ग्रुप डिस्कशन, कि किसी भी एक विषय पर स्टूडेंट को चर्चा करने के लिए बैठा दिया जाता है। इसमें दो ग्रुप भी बना करके चर्चा किया जा सकता है, एक यानी कि आपका पक्ष में, एक विपक्ष में हो सकता है। और इसके बाद आपका जो विजुअल तरीके से यानी कि टीचिंग मेथड को यानी कि करने के लिए आपका किसी वीडियो को दिखा करके या पिक्चर को दिखा करके भी यानी कि उसमें टीचर स्टूडेंट को यानी कि कनेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत सारी शिक्षण पद्धतियां हो सकती हैं। फिर इनमें से आप किसको उपयोग में लाते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार का जो टीचिंग मेथड जो भी होते हैं, इनमें से आप जो बेस्ट बताएंगे फिर उसी के बारे में वो चर्चा करेंगे कि आप यानी कि ये टीचिंग मेथड को क्यों बेस्ट मानते हैं और ये यानी कि और टीचिंग मेथड से किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ प्रारंभिक तौर पर यानी कि प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने तरीके से लिखें और फिर मेरे पास में आप यानी कि इनको जवाब लेने के लिए भेज सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।